नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 30 मार्च 2022 है। आज का पहला टॉपिक है ईवी फायर्स। दोस्तों, इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में जब बात की थी तो मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया था। मैंने कहा था कि ईवीज हमारे देश में स्प्रेड नहीं हो रहे हैं या फिर धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन जो एक ऑल ऑफ द सडन जो बूम आना चाहिए मार्केट में वो नहीं आ रहा है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं एंड द मेन रीज़न क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अभी भी हर जगह पर चार्जिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ नंबर वन रीज़न। नंबर टू जो है दैट इज़ व्हीकल्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे डिस्काउंट्स और चीज़ें दी हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं और चार्जिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। दिस इज़ वन रीज़न। नंबर टू एक्सपेंसिव। नंबर थ्री इज़ रेंज, राइट। रेंज को लेकर भी बहुत सारे डाउट्स हैं। और नंबर फोर जो है दैट इज़ सेफ्टी, जिसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस विषय पर भी फोकस करें। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को अगर एक्सपांड होना है, ग्रो होना है, तो आज के ज़माने में उनको एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखना पड़ेगा और सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी सेफ्टी कॉन्शियस हो गए हैं। ये एक अच्छी बात है फॉर श्योर। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने सेंटर फॉर फाइनेंस सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी CFEES, ये सी फीस जो हैं, इसको इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और कहा है कि आप ओला S1 Pro और ओकिनावा प्रेज प्रो ई स्कूटर्स, ये दो स्कूटर्स में आग लगी थी। दो अलग अलग जगहों पर हमें ये इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन अब ये सी फीस करने वाली है। लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट सी फीस। सी फीस जो है ये DRDO की एक लेबोरेटरी है, राइट। तो एक MCQ अगर आपको पूछा जाए कि नीचे दिए गए लिस्ट में से कौन सी लेबोरेटरी जो है वो DRDO की है, तो दैट इज CFEES। रिमेंबर दिस वर्ड, CFEES। इसका फुल फॉर्म भी PDF को डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इट इज़ सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी। ओके, तो मिनिस्ट्री ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी CFEES को दी है और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि अगर आपको प्रॉब्लम मिल जाए तो प्लीज़ लेट अस नो कि इसका रेमेडियल मेजर क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ये भी रिक्वेस्ट जो है वो CFEES को की गई है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो आग लगी उसमें कोई कैजुअलिटीज़ नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओकिनावा E-बाइक जो है तो उसमें एक व्यक्ति और उसकी बेटी जो है, इन दोनों की जलने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। दिस इज़ अ वेरी सैड एज वेल एज शॉकिंग इंसिडेंट एंड आई एम श्योर इस इंसिडेंट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट पर एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट आएगी। लोग जब EV खरीदने के लिए जाएंगे तो वो पूछेंगे शोरूम वालों को कि देखिए अभी ये इंसिडेंट हुआ था तो इसका क्या है, फिर इंश्योरेंस जो है वो भी उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज भी कहेगी कि जब तक प्रोडक्ट जो है वो फुली सेफ़ नहीं हो जाता तब तक रिस्क ज़्यादा है, तो इंश्योरेंस के पैसे भी आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, तो प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो सकता है। ओकिनावा साइड के ये जो शॉर्ट सर्किट हुई है इसके पीछे मेन रीज़न जो है उनके प्रोडक्ट में फॉल्ट नहीं है, चार्जिंग की जो सेफ्टी ड्रिल है या फिर चार्जिंग के वक्त जो नेग्लिजेंस है, तो इसकी वजह से ये फायर जो है वो हुई है, ऐसा ओकिनावा का कहना है। अभी इसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल्स आनी बाकी है, बट यू कैन सी कि इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो होते हैं उनकी इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पर होती है। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। थोड़ा नेगेटिव एग्जांपल है लेकिन ये हकीकत है। एक USA की लड़की या फिर एक महिला जो है वो भारत टूरिज़म के लिए यहाँ पर घूमने के लिए आई थी, राइट। और इट्स वेरी सैड, वेरी हॉरिफिक, इस महिला का रेप किया गया भारत में। अब इस प्रकार के इंसिडेंट की वजह से USA से आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो घबरा जाते हैं और वो USA नहीं जाते, इंडिया नहीं आते। क्यों? क्योंकि USA के सभी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में फर्स्ट पेज पर यह खबर थी कि USA की एक लड़की इंडिया घूमने के लिए जाती है और उसका वहाँ पर रेप होता है। तो इस प्रकार की नेगेटिव चीज़ें जो है वो पूरे क्षेत्र को डिस्टर्ब कर देती है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए सेक्टर, जितनी भी EV कंपनीज़ हैं उनको ये समझना चाहिए कि एक दूसरे को अगर सपोर्ट करेंगे, कोई सेफ्टी को लेकर कोई चीज़ है तो वो हर किसी के साथ तो शेयर करनी चाहिए। इसमें एक कंपनी है वोल्वो, आई एम श्योर आपने वोल्वो की कार्स और बसेस देखी होगी। वोल्वो इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी।
राइट। वोल्वो ने ही सीट बेल्ट को निकाला, जहाँ तक मेरी खबर है वोल्वो ने ही एयरबैग्स का इन्वेंशन किया, और वोल्वो ने ये चीज़ें जो है वो सभी के साथ शेयर की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीट बेल्ट्स पर अपनी पैटेंट रखी, नहीं, उन्होंने सभी कंपनीज को दिखाया कि देखिए ऐसे सीट बेल्ट्स हैं, इसका काम ये है, आप चाहे तो अपनी कार में भी यूज़ कीजिए, ये लोगों की सेफ्टी के लिए है। तो आज हम वोल्वो की बात कर रहे हैं, मैं आपको वोल्वो की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये काम किया है, उन्होंने अपना कैलिबर जो है वो प्रूव किया है। एंड आई एम श्योर जब भी भविष्य में इतने पैसे होंगे, अगर कार खरीदने के लिए जाएंगे और कोई सेफ अच्छी कार ढूंढ रहे हैं, तो पीपल विल गो फॉर वोल्वो। वो मर्सिडीज, आउडी, BMW अच्छी कार्स हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, वोल्वो इज एट द वेरी पीक। आगे बढ़ते हैं। Do check out my motivational podcast, Curiously Forever. I'm sure you will fall in love with it. अगर नहीं सुने हैं तो do check it out. And do let me know what you think about it. अब बात करते हैं IT हार्डवेयर PLI के बारे में, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में। रेगुलर स्टूडेंट्स, यू नो मेनी थिंग्स, isn't it? अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप इस सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो कीजिए, कुछ पुराने लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा। इफ़ यू नीड एनी हेल्प देन डू शाउट आउट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत सारे रेगुलर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपको हेल्प कर देंगे। एंड यू कैन ऑफ कोर्स जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। आप PDF जो है उनको डाउनलोड करके थोड़े पुराने लेक्चर्स देख लीजिए। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है देन डू लेट मी नो, यू कैन मेल मी और यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस बाय FB, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम। तो PLI के बारे में ज़्यादा जानना है तो, राइट, ओके। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बट ये PLI के बारे में डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ मैं, ओके। तो 2-3 ऐसी कंपनीज़ हैं, IT हार्डवेयर कंपनी की बात हो रही है। IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ जो हार्डवेयर है, तो ये बनाने वाली कुछ 14 कंपनीज जो हैं उनको PLI स्कीम में एलिजिबल माना गया था। तो इसमें से सिर्फ 2 या 3 कंपनीज इस साल का जो टारगेट है, ये टारगेट अचीव कर पाएगी। अब कल लास्ट डे है इस फाइनेंशियल ईयर का, और ये सारी कंपनीज जो है उनका कहना ये है कि सबसे पहला रीज़न जो है वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, इट इज़ इनएडिक्वेट सॉप्स। सॉप्स यानी कि साबुन नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट स्पेलिंग। यहाँ पर सॉप्स का मतलब होता है जो सपोर्ट आपको मिलता है, राइट, इस स्कीम में, तो ये इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है। नंबर 2, ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से, राइट, टाइम पर सामान नहीं मिल रहा था, COVID-19 पेंडेमिक बेसिकली। और नंबर 3 ऑफ कोर्स इज़ चिप शॉर्टेजेस। तो ये 3 प्रिडोमिनेंट रीजंस है, बड़े बड़े रीजंस है, जिसकी वजह से IT हार्डवेयर कंपनीज जो हैं वो अपने PLI के टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी। लास्ट ईयर 3 मार्च 2021 को भारत सरकार ने ये PLI स्कीम हार्डवेयर सेक्टर के लिए लॉन्च की थी, और 14 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया था। और कितने पैसे सरकार प्रोवाइड करने वाली है? 7,350 करोड़ फॉर 4 ईयर्स। रिमेंबर, ये 4 सालों के लिए टोटल 7,350 करोड़ रुपीस जो है वो सरकार ने अनाउंस किए थे। अब इंटरनेशनल कंपनीज को क्या करना है? 1,000 करोड़ रुपीस का इंक्रीमेंटल सेल्स करना है, तब जाकर उनको 4% कैशबैक मिलेगा। 1,000 करोड़ रुपीस का 4% कैशबैक उनको मिल जाएगा। और जो लोकल कंपनीज हैं, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए 50 करोड़ का टारगेट जो है वो सरकार ने रखा था। अब ये सारी कंपनीज जो हैं, खास करके बड़ी बड़ी कंपनीज, वो ICEA और MAIT के माध्यम से सरकार को ये कह रही है कि आपने जो ये कॉर्पस रखा है ना, जो 7,000 करोड़ रुपीस, ये कम है, ये कम से कम 3 टाइम्स कर दीजिए, इसको 20,000 करोड़ रुपीस कर दीजिए। और जो रेट ऑफ इंसेंटिव है तो उसकी एवरेज जो है ये 2.3% जितनी निकलती है, तो ये 5% कर दीजिए कि एवरेज हमें 5% पैसे वापस मिला, कैशबैक मिला। अगर ऐसे कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो फिर ये स्कीम भी पिकअप होगी, और ये IT हार्डवेयर सेक्टर जो है उसमें भी एक उछाल हमें देखने को मिलेगा। सरकार कोशिश कर रही है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल, HP, डेल, एसर, ये सारी कंपनीज जो हैं वो भारत में अपना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग या फिर भारत को अपना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए। और सरकार ये कोशिश करी कि 2026 तक हम $30 बिलियन के आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन को टच करें। बहुत सारे कंपनी के लोगों ने, जो टॉप प्लेयर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो करंट टर्म्स हैं स्कीम्स की, ये इतने पर्याप्त नहीं है, इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, इसमें और ज़्यादा चीज़ें करने की सरकार को ज़रूरत है। एक कंपनी ने ये भी कहा कि हम ये रिस्ट्रक्चर्ड PLI की वेट करें, उसके बाद ही हम अपना इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में कहा, तो इसके ऊपर भी रीवर्क करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और कंपनी के प्लेयर्स जो हैं उन्होंने कहा है, आई होप कि सरकार जो है वो जल्द से जल्द उनके साथ मीटिंग करके एक थरो रिव्यू लेकर
ये जो PLI हार्डवेयर की स्कीम है उसमें नेसेसरी चेंजेस करेगी। शंघाई लॉकडाउन इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हो सकता है, खासकर कि APIs और इंटरमीडिएट्स जो दवाई बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, तो आज भी हम एक बहुत बड़ी मात्रा में चाइना से ये सामान खरीदते हैं। अब शंघाई और शेंझेन ये दोनों जगहों पर लॉकडाउन चल रहा है। शंघाई में पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है पता है? इसकी वजह से ये बल्क ड्रग मीन्स पोर्ट्स जो हैं वो ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं, और इसकी वजह से रॉ मटेरियल वहाँ से यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। बल्क ड्रग प्राइसेस जो हैं ये भी इंक्रीज़ हो चुकी है, और पैकेजिंग कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। भारत इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बात करें तो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट दवाई या फिर ड्रग प्रोड्यूसर हैं, और 70% जितना हम API जो है वो चाइना से मंगवाते हैं। और एंटीबायोटिक्स, पैरासीटामोल, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, ये सारी चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से आता है। अब फ़्लाइट से नहीं मंगवा सकते क्योंकि ऑलरेडी 20 से 30% मटेरियल जो है वो कार्गो फ्लाइट से आता है, बाकी का 70% जो है वो वाया वाटरवेज शिप से आता है। लेकिन डिफरेंस बहुत है प्राइस का, $5 to $10 पर किलोग्राम डिफरेंस है एयर टू शिप में। तो ऑफ कोर्स शिप इज़ मच चीपर, एयर इज़ मच क्विकर, और कंटेनर अवेलेबिलिटी जो है ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। फिर बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के बाद। व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन के क्षेत्र को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। पे अटेंशन, इसमें आपको इकोनॉमी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आएगी। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का आंकड़ा रिलीज़ हुआ है कि 2021-2022 में जो टोटल प्रोडक्शन होगा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ये होगा 333.3 मिलियन टन्स, राइट। और ये लास्ट ईयर का जो प्रोडक्शन हुआ उससे 1.35 मिलियन टन कम है, यानी कि 0.4% जितना प्रोडक्शन जो है वो इस साल कम हुआ। इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन कम तो हुआ है। अब फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। तो फ्रूट का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है तो मतलब क्या है कि फ्रूट की प्राइस जो है वो कम होगी, लेकिन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एरोमेटिक्स, मेडिसिनल प्लांट्स और प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं इनका प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है। ये डेटा किसने निकाला है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इस डेटा को रिलीज़ किया है। अब देखिए चीज़ें आपको कैसे समझनी होती हैं, मीन्स जो हम कहते हैं ना कि नॉलेज कैसे बूस्ट होती हैं। आई गिव यू वन एग्जांपल। ऑनियन और पोटैटोज़, ये दो चीज़ों को देख लीजिए। ऑनियन एक ऐसी सब्ज़ी है जिसका इस्तेमाल हमारे देश के लगभग सारे फूड के प्रोडक्शन में होता है। आप घर के बाहर खाना खाने के लिए जाए या फिर घर पे, तो ऑनियन इज़ वाइडली यूज्ड in Indian food, isn't it? And same thing goes with this potato. इसका भी इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आलू, इसका प्रोडक्शन देखिए 2021-2022 में it is estimated to be 31.1 मिलियन टन अगेंस्ट 26.6। तो ऑनियन जो है इसका प्रोडक्शन कंपेयर टू लास्ट ईयर इंक्रीज़ हुआ है, तो ऑनियन की प्राइस जो है वो कम होगी। पोटैटोज़ की बात करें तो इसमें थोड़ा एक ड्रॉप देखने को मिला। लास्ट ईयर इट वाज 56.2, इस साल इट इज़ 53.6। तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे इसकी प्राइसेस, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल काफ़ी होता है। बट जस्ट इमेजिन कि अगर ऑनियन का प्रोडक्शन बहुत कम होता तो ऑनियन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती, और अगर ज़्यादा बढ़ जाती तो फिर इसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे किचन पर हमें देखने को मिलती। सेम थिंग गोज़ विद पोटैटोज एज वेल, सेम थिंग गोज़ विद फ्यू अदर एसेंशियल आइटम्स जिनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस प्रकार की खबर आपको लगेगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जब हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़ी हुई न्यूज़ आइटम जो होती है तो उसको 2-3 मिनट्स लगते हैं इसको पढ़ने में, लेकिन आपको ओवरऑल एक इकोनॉमिक आइडिया भी लग जाएगा कि चीज़ें एक्सपेंसिव होगी या फिर प्राइस जो है वो सॉफ्ट होगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तेजस प्रोजेक्ट जो है इसके मुताबिक 10,000 जितने इंडियन लोगों के लिए जॉब्स जनरेट होगी। किस देश में होगी ये जॉब जनरेट? इसका आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग INB मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब ने इस तेजस प्रोजेक्ट को दुबई एक्सपो में लॉन्च किया है। तो UAE में इसको लॉन्च किया है, और इसका पूरा नाम है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स
जॉब्स एंड स्किल्स प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स प्रोजेक्ट, तो इसलिए इसका नाम तेजस है। मूविंग ऑन, एक दूसरा प्रश्न है कि इंडिया के स्पेस बजट की बात करें तो 2011-12 से हमारा जो जीडीपी के परसेंटेज में देखें तो हमारा स्पेस का बजट जो है वो हमारी जीडीपी का 0.05% ही रहा है। लेकिन लगता है ये बहुत कम, लेकिन अगर हम कुछ देशों के साथ इसको कंपेयर करें तो लगता है कि परसेंटेज की बात करें तो हम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं कंपेयर टू दोज कंट्रीज। तो कौन से देशों से ज़्यादा हम स्पेंड किया, फिर कौन सा ऐसा देश है, या फिर कौन सा ऐसा देश है आपके स्क्रीन पर जो है 4 ऑप्शंस हैं, तो या तो कोई एक देश या तो एक से ज़्यादा देश होंगे इसमें आंसर में, राइट। क्योंकि ऑल ऑफ द अबव है, ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, नन ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो जिसमें आपको एक श्योरिटी होनी चाहिए, आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो ये इन टर्म्स ऑफ अप्रोच इट इज़ डिफिकल्ट वन। अब इसका आंसर बता देता हूँ, ऑल ऑफ द अबव। कंपेयर टू चाइना, जर्मनी, इटली, जापान, ये सारे देश जो हैं अपनी जीडीपी के परसेंटेज के मुकाबले देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो भारत से कम स्पेंड करते हैं। यूएसए और रशिया जो है वो भारत से ज़्यादा स्पेंड करते हैं स्पेस बजट के लिए। और 2000 से लेकर 2000 से 2001 से लेकर 2011-12 तक हमारा जो स्पेंडिंग था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट वाज 0.09%, फिर ये कम होकर कर दिया गया 0.05%। मूविंग ऑन, ये इजी क्वेश्चन है। 2 फिल्म एग्जीबिशन प्लेयर्स ने मर्जर अनाउंस किया है, तो इनके नाम क्या है बताइए। ये आंसर का जवाब मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये आंसर का जवाब जो है वो आपको देना है कमेंट सेक्शन में। एंड लेट मी टेल यू कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा इसको। एंड दैट्स एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर episode, in this particular lecture. I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.